एवरीवन डियर ऑल, किसी हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से मैं जेपी सर मैं फिर से सभी चमकते हुए छात्र छात्राओं का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे, ऐसे टॉपिक पे जो चर्चा करेंगे जो हमारे सिर्फ क्लास में ही नहीं बल्कि कंपटीशन में भी इस टॉपिक से कुछ न कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है सभी स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य है और बहुत ही कम इनके बारे में पढ़ाया जाता है। किसी के माध्यम के द्वारा या किसी के द्वारा इस टॉपिक पे बहुत ही कम इस पर बात किया जाता है। लेकिन इस वीडियो को लाने का मेरा एक ही मकसद था कि जब व्याकरण से संबंधित सारी चीज़ें बताई जा रही है तो इसको भी कंप्लीट करा दिया जाए, है ना। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम इस टॉपिक पर आते हैं और ये टॉपिक का नाम है अघोष और सघोष। ठीक है, ये भी व्यंजन से ही संबंधित हैं। जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, जितने भी व्यंजन हैं उन्हीं से रिलेटिव है, उन्हीं से संबंधित है। अर्थात यह कह सकते हैं कि ये भी एक व्यंजन का ही प्रकार है। घोष, घोष का अर्थ होता है जो स्वर तंत्रियों का में जो ध्वनि निकलता है, जो स्वर मतलब आवाज़, जो स्वर तंत्रियों में ध्वनि का जो कंपन होता है उसका सीधा सीधा अर्थ होता है घोष का मतलब। देखिए, स्वर तंत्रियों के आधार पे घोष को दो भाग में बांटा गया है। पहला अघोष और दूसरा सघोष, जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं। अब हमारे सामने एक शब्द आ रहा है कि स्वर तंत्रियाँ होता क्या है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, स्वर तंत्रियाँ जो होता है हमारे गले में एक प्रकार की क्या है, यह स्वर तंत्र होता है ना। जो मांसपेशियों के जो बीच में दो झिल्लियाँ होती हैं, उन्हीं झिल्लियों को स्वर तंत्रियाँ कहा जाता है। ओके डियर ऑल, तो ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने आप लोग को जानकारी के लिए बता दिया। आगे बढ़ते हैं कि अगर ये घोष होते हैं, स्वर तंत्रियों के आधार पर जो घोष को डिवाइड किया गया है, तो घोष का अर्थ क्या होता है। तो घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों से निकलने वाली जो कंपन है, कंपन ध्वनि की जो कंपन है ना। तो आइए इसको हम लोग लिख भी लेते हैं। तो जो टॉपिक है, जो हमारा आज का टॉपिक है इस वीडियो के थ्रू, उसका टॉपिक का नाम है अघोष और सघोष। सघोष को घोष भी बोलते हैं। ठीक है डियर ऑल, तो आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। और टॉपिक का नाम है अघोष और सघोष। आप लोग अपने नोट्स में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है ना। देखिए, घोष का अगर हम एक शब्द में बात करें कि घोष का अर्थ क्या होता है, घोष का अर्थ क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं स्वर तंत्रियों। ठीक है ना, लिख सकते हैं कि स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन, ध्वनि का कंपन। ठीक है, कंपन का मतलब आवाज़। ये हमने सीधे तौर पे आप लोगों को बताया घोष का अर्थ है। ठीक है, अगर हम अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो लिख सकते हैं कि स्वर तंत्रियों के आधार पे, स्वर तंत्रियों के आधार पे घोष को दो भाग में बांटा गया है। घोष को दो भाग में बांटा गया है। ठीक है डियर ऑल, बांटा गया है। ठीक है,
पहला है आपका अघोष, पहला होता है आपका अघोष और दूसरा होगा आपका सघोष। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। वैसे तो सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन खासकर जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और भी महत्वपूर्ण है। अब हम इसको दो भाग में जो डिवाइड कर रहे हैं, अघोष और सघोष, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं कि अघोष का मतलब क्या होता है और सघोष का मतलब क्या होता है। तो हम कह सकते हैं अघोष, है ना, कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन न हो, है ना। अगर हम कोई भी ध्वनि या वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो उसके स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, कंपन का मतलब उसमें आवाज़ ना हो, कम कंपन हो, है ना, कम कंपन हो, वो क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। तो आइए इसका परिभाषा भी लिख लेते हैं। और सघोष का मतलब होता है कि जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के द्वारा कंपन अधिक हो उसे सघोष या घोष कहते हैं। ओके डियर ऑल, मैं फिर से समझा देना चाह रहा हूँ, आप लोग इस पर बिल्कुल केयर करिएगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों का ध्वनि का कंपन कम हो वह अघोष कहलाएगा, या जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों का जो ध्वनि का कंपन है वो कम हो वो क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। और जिन ध्वनियों या व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों का ध्वनि के कंपन अधिक हो वो क्या कहलाएगा, सघोष कहलाएगा। बस दोनों में यही अंतर है, और आगे हम उसको उदाहरण के माध्यम से और भी अच्छे से समझेंगे। लेकिन पहले परिभाषा देख लेते हैं, अघोष क्या होता है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा ज़रूर समझने के लिए। अघोष का परिभाषा लिख लीजिए, अघोष क्या होता है तो लिख सकते हैं, है ना, जिन ध्वनियों या व्यंजनों के उच्चारण में, ठीक है ना, लिख सकते हैं कि उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन मतलब आवाज़ ही होता है, कंपन न हो, है ना, न हो या कम हो अघोष कहलाता है, अघोष कहलाते हैं। ओके डियर, परिभाषा के माध्यम से आप लोग को और क्लियर हो गया होगा। देखिए, जिन ध्वनियों या व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन न हो या कम हो अघोष कहलाते हैं। ओके डियर ऑल, तो ये तो आपका परिभाषा रहा, लेकिन हम लोग वो कौन से वर्ण हैं, वो कौन से व्यंजन हैं जिसमें कंपन जो होता है, स्वर तंत्रियों का जो कंपन होता है वो कम होता है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी बताया था, 25 बताया था ना, तो बस वही लिख लेना है, क वर्ग, ओके डियर ऑल। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने इससे पहले आप लोग को स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया था कि स्पर्श व्यंजन
टोटल 25 होते हैं। और क वर्ग में कितने होते हैं, च वर्ग में कितने होते हैं, ट वर्ग में कितने होते हैं, त वर्ग में कितने होते हैं और प वर्ग में कितने होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने स्पर्श व्यंजन के थ्रू बता दिया था। इन्हीं में से हमको बताना है कि वो कौन कौन से अघोष है और कौन कौन से सघोष है। तो आप लोग नोट्स के लिए लिख सकते हैं, जानकारी के लिए यहाँ पे नोट्स करके लिख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का, मैंने आप लोग को बताया था ना कि 5 वर्ग होते हैं और पाँचों वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। तो प्रत्येक वर्ग का, नोट्स के लिए लिख सकते हैं आप लोग, प्रत्येक वर्ग का यानी प्रत्येक वर्ग का, पाँचों वर्ग की बात हो रही है, प्रत्येक वर्ग का पहला है ना, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा व्यंजन। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। प्रत्येक वर्ग का, अब देखिए क वर्ग में पहला और दूसरा, देखिए ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ये दोनों क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अघोष पहला वर्ग में क्या क्या है, क और ख है। इसी तरह प्रत्येक वर्ग की बात कर रहा है, यानी हर वर्ग में, एक ही वर्ग की बात नहीं कर रहा, प्रत्येक वर्ग की। अब देखिए हर एक वर्ग में पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके अघोष कहलाएंगे, है ना। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर समझ में आएगा। अब देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, मैंने क्या लिखा है, अघोष है। और अघोष का मतलब जिसमें कंपन कम हो, स्वर तंत्रियों की जो निकलने वाली जो ध्वनि है उसमें कंपन कम हो। आप लोग बोल कर देख लीजिए, क ख कि कंपन हल्का आ रहा है, मतलब उसमें न के बराबर है, क ख च ज। लेकिन अगर ग बोलते हैं हम लोग, घ बोलते हैं, तो थोड़ा सा आवाज़ उसमें बढ़ जाता है। आप लोग बोल कर देखिए, क ख ग, घ अंग, देख रहे हैं ना, उसमें कंपन आ रहा है, लेकिन क ख में कंपन नहीं आ रहा है। आप लोग बोल कर महसूस कर लीजिए। उसी तरह च वर्ग में च झ, ज झ अंग, तो उसमें कंपन आ रहा है। लेकिन शुरू के जो पहला वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, पहला व्यंजन और दूसरा व्यंजन क्या हो रहा है, अघोष है, उसमें कंपन कम आ रहा है। तो इस तरह हम लोग इसको अघोष कह सकते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अघोष से संबंधित सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम ये अघोष के बारे में जान लिए, अब नेक्स्ट हमारा सघोष क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए सघोष को भी जानते हैं। तो दूसरा जो उसी का पार्ट है सघोष। ये हमने अघोष समझ लिया। अब दूसरा जो पार्ट है सघोष। तो सघोष क्या किसे कहते हैं वो भी आइए जान लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं सघोष क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने परिभाषा लिख दिया है कि जिन ध्वनियों या व्यंजनों के उच्चारण में जो स्वर तंत्रियों का जो ध्वनि है उसमें कंपन हो, है ना। मैंने इससे पहले क्या बताया था कि कंपन न हो या कम हो, वो क्या कहलाएंगे, आपके अघोष कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे परिभाषा थोड़ा चेंज हो रहा है, जिसमें कंपन हो या अधिक हो वो क्या कहलाएंगे, सघोष या घोष कहलाएंगे। ओके डियर ऑल। तो आइए ये परिभाषा देखिए आप लोग। जिन ध्वनियों व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन हो, यानी हम जो बोलें उसमें कंपन आए और अधिक हो, वो क्या कहलाएंगे, सघोष कहलाएंगे। ओके डियर ऑल, उसको क्या कहेंगे, सघोष कहलाएंगे। तो सघोष और अघोष दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब आइए इसी चार्ट के अनुसार हम ये भी समझेंगे कि इससे पहले जो सघोष थे कौन कौन थे, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा हमने अघोष के अंतर्गत रखा। तो जब ये इधर का हमने दोनों चीज़, दोनों वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दोनों वर्ण हमने जब अघोष के अंतर्गत रख दिया, तो बाकी सब इधर का बचा हुआ जो चीज़ है, 3 वर्ण जो बचे हुए हैं प्रत्येक वर्ग में, ये सारे चीज़ किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सघोष के अंतर्गत। बस बिल्कुल सिंपल है, यानी सघोष के अंतर्गत ये बाद के आएंगे, है ना, जो 3 बाद के हैं ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, सघोष कहलाएंगे या सघोष के अंतर्गत आते हैं। क्यों,
क्योंकि इनके उच्चारण में कंपन हो रहा है, यानी कंपन की जो मात्रा है अधिक हो रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, है ना, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग, पांचवा वर्ण, पांचवा व्यंजन। ठीक है, ये नोट्स, जब तक ये नोट्स नहीं लिखेंगे समझ में नहीं आएगा। क्या कह रहा है? सघोष जिसमें कंपन हो, स्वर तंत्रियों का कंपन हो, जिसमें कंपन की मात्रा अधिक हो, वो सघोष कहलाएंगे। अघोष जिसमें स्वर तंत्रियों का ध्वनि का जो कंपन है कम हो या न के बराबर हो, वो अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वो जो व्यंजन है वह सघोष कहलाते हैं। तो देख लीजिए इधर के तीनों, ये जो मैंने राउंड किया है ना, ये सब सघोष के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, अर्थात इनको हम क्या कहेंगे? सघोष कहेंगे, सघोष या घोष कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये परिभाषा भी समझ गए होंगे और मैंने जो चार्ट के माध्यम से समझाया है, इसके अलावा मैंने नोट्स में भी लिख दिया कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाते हैं? इस आपके सघोष कहलाते हैं। ठीक है ना, सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक रखा था अघोष और सघोष, ये भी व्यंजन के अंतर्गत आता है और ये कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है और ये दोनों पे आज मैंने चर्चा किया है। तो आज के लिए इतना ही। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो बनेगा, यानी कह सकते हैं कि व्यंजन से संबंधित हमारा आखिरी जो टॉपिक है, इस चैप्टर का जो आखिरी पॉइंट है वो है अल्प प्राण और महाप्राण। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समझाऊंगा और उसके बारे में एक एक चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।